आज आप देख रहे हैं प्रीलिम्स बूस्टर डिस्कशन का पहला वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता देना चाहता हूँ प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो को देखने की। सबसे पहली जो इसमें टर्म है, ये जो वीडियो हमारा होगा ये एक बहुत स्पीड में होगा, मतलब इसको आपको भी 2x पर देखना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। दूसरा ये है, इसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं आपकी, हम बस हम ये मान के चल रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट पता है और आप प्रीलिम्स के लिए बस अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आप इस वीडियो की हेल्प ले रहे हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी और ना ही इसमें हम कुछ ज़्यादा समझाएंगे। ये बेसिकली वीडियो जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगा आपकी सिर्फ और सिर्फ प्री की प्रिपरेशन से। हम ये मान के चलते हैं कई सारे लोग जो होते हैं, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन होते हैं, वो एडवोकेट्स होते हैं और उनको कभी या तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने चैम्बर में बैठे हैं या फिर वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उतने बीच के टाइम में जो उनके पास होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये वीडियोस बनाने का निर्णय लिया है। तो इसमें हमारा ये पहला वीडियो होगा जो कि आईपीसी से हम शुरू करेंगे और इसको हम आगे कंटिन्यू करते लेके चले जाएंगे। सेकंड सीरीज़ हमारी पार्टनरशिप एक्ट की आएगी। जो पहला वीडियो है वो पहले हम आईपीसी को पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम पार्टनरशिप लेके आएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको क्वेश्चंस और आंसर बस डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपको समझना होगा। तो आइए आईपीसी से शुरू करते हैं। आईपीसी के जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था 1860 में। इंडियन पीनल कोड जो हुआ था वो ड्राफ्ट हुआ था 1860 में और इसको जो ड्राफ्ट किया था जिन्होंने, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। इनके साथ साथ 3 और कमिश्नर्स थे जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। उनमें से एक का नाम है मैकलियॉड, दूसरे का नाम है एंडरसन और तीसरे का नाम है मिलट। तो मैकाले के साथ 3 और कमिश्नर्स थे जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। आईपीसी जो है वो ड्राफ्ट हुआ था फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू आईपीसी ड्राफ्ट किया था। और आईपीसी का जो बिल है जो पास हुआ था वो हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन जो ऑपरेशनल फॉर्म में आया था आईपीसी, ऑपरेशनल फॉर्म में आया था वो आया था 1 जनवरी 1862। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आईपीसी का। आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आईपीसी को पढ़ने से पहले आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्राइम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपसे इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप कौन सा पेपर तैयार करके आए हैं। हालांकि आपने शायद आईपीसी तैयार कर रखा हो और आप आंसर दें कि मैं आईपीसी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ और आप आईपीसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस इंटरव्यूअर ने आपसे सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस पूछ लिए कि क्राइम क्या होता है। तो उन बेसिक डेफिनेशंस को क्राइम में आपने, क्योंकि आईपीसी तो बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन क्राइम को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं और आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये मार्क्स जो है वो कम होंगे। तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे डिटेल स्टडी करें और उसकी फाउंडेशन कैसे बनाएं। तो क्राइम की डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंथम की डेफिनेशन। बेंथम कहते हैं ऑफेंसेज आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर हैज़ प्रोहिबिटेड। जो कुछ भी लेजिस्लेचर ने प्रोहिबिटेड किया है वो है क्राइम। ऑफेंसेज आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर हैज़ प्रोहिबिटेड फॉर गुड बिहेवियर और फॉर बैड रीजंस। उसके बाद जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है वो पढ़नी है ब्लैकस्टोन की। ब्लैकस्टोन कहते हैं क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड। क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। इसके बाद जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है वो है स्टीफन की। स्टीफन कहते हैं क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ राइट्स। Crime is violation of rights considered in reference to an evil tendency of such violations as regards to community at large। इसके बाद जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑस्टिन की। ऑस्टिन कहते हैं wrong which is pursued by sovereign or his subordinates is a crime। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है कैनी की। कैनी कहते हैं क्राइम इज अ रॉन्ग whose sanction is punitive and is in no way remissible by any private person but is remissible by crown alone if remissible at all। कैनी कहते हैं क्राइम वो है जो कि प्यूनिटिव है, जिसमें पनिशमेंट मिलेगा
और इसको माफ़ कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता है, इसको सिर्फ क्राउन यानी कि जो आज के टर्म्स में ले लें तो स्टेट सिर्फ माफ़ कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसके बाद जो लास्ट हम क्राइम की डेफिनेशन देने वालों को डिस्कस करेंगे वो है मिलर। मिलर के हिसाब से क्राइम इज अ कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स और कमांड्स अंडर पेन ऑफ ए पनिशमेंट टू बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट बाय अ प्रोसीडिंग इन इट्स ओन नेम। ऑफेंसेस को जो स्टेट्स प्रोसिक्यूट करता है उसको क्राइम कहते हैं। इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं इसी में एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये चीज़ आप याद रखिए कि इसके डिटेल्ड लेक्चर हम बनाएंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और सारे के सारे आईपीसी के, लेकिन फ़िलहाल जो हम प्रीलिम्स बूस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो बनाए हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आपको समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन बीइंग ज़रूर होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में ह्यूमन बीइंग और मेंसरिया। मेंसरिया कहते हैं हम ईविल इंटेंट को, और उसके बाद होता है इंजरी टू एक्ट और ओमिशन, एक्टस रियस और इंजरी। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टस रियस और इंजरी। ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है। मेंसरिया आपको बता दें, मेंसरिया का मतलब होता है ईविल इंटेंशन, और एक्टस रियस का मतलब होता है फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ईविल इंटेंट होती है, उसके बाद ही एक्टस रियस होता है। अब इसके बाद हम मेंसरिया को और समझते हैं। द जनरल रूल एप्लीकेबल इन क्राइम, मेंसरिया का जो मेन मैक्सिम है वो है एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसिट्रिया। ये जो है वो हमारी मेन मैक्सिम है। इसका मतलब होता है अनलेस द जनरल रूल एप्लीकेबल इन क्रिमिनल लॉ इज एक्टस नॉन फैसेट्रियम मेसिसेंट्रिया, unless the statute either clearly or by necessary implications rule out mens rea as an element of crime, the court should not hold a man guilty unless he has a guilty mind। जब तक कि किसी क्राइम के लिए गिल्टी माइंड नहीं होगा, कोर्ट उस व्यक्ति को पनिश नहीं करेगा, एक्सेप्ट अगर जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं, जो हमारे लॉ है और उसमें लिख रखा है कि मेंस रिया हो या ना हो, अगर ये पर्टिकुलर क्राइम किया गया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल लिबल, ये सारे जो है एक्सेप्शंस हैं। इसको हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मेंसरिया से पढ़ने के लिए कुछ केसेस हैं जो हमको समझने होंगे। उनमें से एक केस है शराज वर्सेस डी रटजन। इसमें हेल्ड किया गया था कि कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शोन। मेंसरिया अप्लाई होगा जब तक कि कॉन्ट्रेरी शोन नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस के फैक्ट आपको अगर याद होंगे तो यही होगा कि एक जो आर होता है वो एक गर्ल को एब्डक्ट करने का आरोप लगता है, जो कि 18 साल से कम की होती है, लेकिन वो अपने अपीयरेंस से 18 साल से ज़्यादा की लग रही थी, और वो जो गर्ल होती है वो 16 ईयर्स के अंडर होती है। तो इसमें कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन ड्रू किया था कि बिटवीन दैट acts that were themselves innocent but were made punishable by statute, malum prohibitum, and acts that were intrinsically wrong, malum in se। malum prohibitum जो होता है वो होता है कि there can be no conviction in the absence of mens rea। malum prohibitum और दूसरा है malum in se। मैलम प्रोहिबिटम में देयर कैन बी नो कन्विक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया के एब्सेंस में कोई कन्विक्शन नहीं हो सकता। और मैलम इन से अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इवन इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया अनलेस द स्टैट्यूट हैज़ मेड अदरवाइज। इसके बाद जो अगला केस हम पढ़ते हैं मेंसरिया में ही, मेंसरिया के उसमें क्यून वर्सेस टॉल्सन। क्वीन वर्सेस टॉल्सन में ये हेल्ड होता है कि देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड बिफोर देयर कैन बी अ क्राइम, but a statute may make an act criminal whether there has been any intention to break the law or not।
इसमें एक औरत होती है, उसकी शादी को कई साल हो चुके होते हैं, उसका पति कहीं चला जाता है, फिर उसके बाद वो अचानक से आ जाता है। तो इसमें हमें मेंसरिया के बारे में देखने को मिलता है इस केस में। और जो हमारा ये सारे केस पीसी के थे, प्रिवी काउंसिल के थे। इसमें इसके अलावा जो इंडिया का केस है वो एक इम्पॉर्टेंट केस है, वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। ये हमारा जो केस है ये मेंसरिया से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, द कोर्ट हेल्ड दैट unless the statute either clearly or by necessary implications rules out mensaria as a constituent part of the crime, the accused should not be held guilty of an offense unless he has a guilty mind। ठीक, ये हमारे जो हो गया वो मेंसरिया से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा आईपीसी का जो बेयर एक्ट है उसके थ्रू करेंगे। आईपीसी के बेयर एक्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें चैप्टर 1 है, उसमें सेक्शंस 1 to 5 हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला वीडियो रहेगा वो चैप्टर 1 to 5 से रिलेटेड ही 1 to 5 तक ही रहेगा। इसके बाद हम जो सेकंड वीडियो बनाएंगे प्रीलिम्स बूस्टर का ही, उसमें आईपीसी को आगे कंटिन्यू करके लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है वो हमारा बात करता है एक्सटेंट एंड टेरिटोरियल टाइटल, एक्सटेंट एंड टेरिटोरियल ऑफ द कोड। और जो एक्सटेंट है वो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हालांकि रणवीर पीनल कोड है वो अप्लाई होता है, और अब तो सारे लॉज ही जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होना शुरू होंगे धीरे धीरे। कमेंसमेंट, जो ये कमेंसमेंट है ये हमारा 1 Jan 1862 को कमेंसमेंट हुआ, ये हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 प्रोवाइड्स, सेक्शन 2 कहता है कि दैट एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। सेक्शन 2 जो है वो हमारा समझाता है कि हर एक व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है अगर वो इसके अगेंस्ट जाता है और विद इन इंडिया, इंडिया के टेरिटोरियल, उसके बाद इंडिया के अंदर जो क्राइम कमिट होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद जो हमारे सेक्शन 3 and 4 हैं वो बेसिकली बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशंस को। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करते हैं। सेक्शन 3 जो है वो कहता है कि सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। बियॉन्ड इंडिया अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो भी वो लाइबल होगा, आईपीसी के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो आएगा। इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज़ बिन कमिटेड विद इन इंडिया, ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि वो जो एक्ट है वो इंडिया के अंदर ही हुआ है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 3। इसके बाद जो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये ऐसे भी सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस इन इंडिया शैल ऑल्सो बी एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया में जो ऑफेंस है वो अगर बाहर कमिट किया है, कोई व्यक्ति कमिट करता है तो बाहर भी वो ऑफेंस माना जाएगा। इफ एन इंडियन डज एन एक्ट इन अ फॉरेन कंट्री विच इज़ नॉट एन ऑफेंस इन दैट कंट्री बट इज़ एन ऑफेंस इन इंडिया ही मे बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया। ठीक, इसके बाद हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 जो है वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस को समझाता है। वो बताता है कि जो आईपीसी है हमारा वो अप्लाई होगा किसी भी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर वो इंडिया में है तो भी अप्लाई होगा और इंडिया में नहीं है तो भी अप्लाई होगा। दूसरा जो हमारा आईपीसी है वो किसी भी शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, जो इंडिया का फ्लैग बेयर करते हैं, उन पे अप्लाई होगा। ठीक, इसके अलावा जो डिस्कस करते हैं एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स। जो कंप्यूटर रिसोर्स को अगर कोई टारगेट करता है तो जो उससे रिलेटेड बात है वो, ये हमारे आईटी एक्ट के बाद इसको जोड़ा, आईटी एक्ट से इसको जोड़ा गया है। ठीक, और इसमें इलिस्ट्रेशन उन्होंने दिया है कि अगर ये जो सिटीज़न है वो क्या कहते हैं इंडिया का है, वो युगांडा में जाके मर्डर कमिट करता है तो क्या उसे सज़ा मिलेगी? तो उसे सज़ा मिलेगी। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही में बी फाउंड। भारत में जहाँ कहीं भी मिलेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो ये जो हमारा था ये हमने डिस्कशन किया बेसिकली आज इस पहले प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन में जो हमने डिस्कशन किया। हमारा डिस्कशन जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं टर्म्स एंड कंडीशंस इस वीडियो लेक्चर के, कि ये स्पीड में होगा और आपको 2x पे देखना है। कॉन्सेप्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपको
ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो भी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा रही हैं उनका डिस्कशन होगा। आपको इन वीडियो को देखने का अर्थ है कि आप पहले से पढ़ चुके हैं और स्पीड में आप अपनी पढ़ाई को लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। तो हमने चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया, क्राइम की डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को डिस्कस कर लिया, और हमने इसके साथ साथ मेंस रिया को भी डिस्कस किया है। मेंस रिया से रिलेटेड सारे केस भी डिस्कस कर लिए, साथ में एक्टस रियस को भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हमारा पहले चैप्टर का पहला जो हमारा वीडियो था उसको हम समराइज़ करते हैं, और अगला वीडियो जो बनेगा वो जनरल एक्सप्लेनेशंस के स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ टच में रहें, क्योंकि हमारे जो वीडियो हैं वो लगातार आते रहेंगे, और जो कि आपकी प्री और मेंस की दोनों की ही तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। So please follow us, please subscribe us. Thank you for watching.